गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम। देखो, हम 120 प्रश्न करेंगे तुम्हारे जो एसएसटी वाला पोर्शन है, यानी कि जो 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट का मैटर आएगा। तो सामाजिक अध्ययन के हम अभी 120 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी 12 यूनिट से 120 प्रश्न बनाए हैं और एक एक प्रश्न आपके याद होना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम है, बिल्कुल बढ़िया और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो सभी दोस्त जल्दी आ जाइए और शेयर कर दीजिए। तो एक काम आप ज़रूर करें, टाइम पे क्लास के अंदर आप आ जाया करो। टाइम पे ही आप सभी को क्लास में आना होगा, तभी जाकर के सारे प्रश्न आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए क्या? तैयार हो आप सब? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, अभी घबराना नहीं है आपको। जो भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है ना, फाड़ दो फोड़ दो, अच्छे से तैयारी करनी है आपको। बड़ी शुरू करते हैं ना, टाइम खराब नहीं करेंगे। फटाफट से तैयार हो जाओ, पहले प्रश्न का उत्तर दे दो जल्दी से। हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी उत्तर हैं। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? जोती हुई जो कृषि भूमि होती है, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से या हड़प्पा से? दोस्तों, ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। हमारा होगा इसमें पहला ऑप्शन राइट आंसर। देखो, जो प्राचीन दृष्टवती नदी है ना, और सरस्वती नदी घाटी है, वर्तमान गगन नदी का जो क्षेत्र है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता यहाँ पे हम कह सकते हैं पुष्पित हुई है। इसकी खोज है ना 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा करी गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है। उत्खनन अगर आपसे पूछ ले, उत्खनन कब हुआ था इसका? 1961 से 64 तक चला था। बीबी लाल और बी के थापर, इनके द्वारा। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। और यहाँ से पशु पक्षियों के जो स्वरूप वाले खिलौने थे वो भी मिले। मिट्टी के मुहर मिली, मिट्टी की मुहर। इसके अलावा भूकंप, चूड़ियाँ, कांच के मनके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये कांच के मनके कहाँ से मिले, चूड़ियाँ कहाँ से मिली, मिट्टी की मोहर कहाँ से मिली, ये सब। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। वैदिक काल के बारे में निम्न में से जो कथन है उनके ऊपर आपको विचार करना है। वैदिक काल के बारे में कथन नंबर 1 देखिए, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। तीसरा है, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन है, कौन कौन से सही है आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पूछो मत। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। तो देखो, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। देखो, वैदिक काल में है ना, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का श्रेष्ठ माना जाता था। इसी आश्रम में जो पंच महायज्ञ हैं, 3 वर्गों में बटे हैं, धर्म, अर्थ, काम और जो निवृत्त होना, ये सब इसके अंदर माना गया है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वैदिक काल में ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, और वैदिक काल में गाय को है ना, गाय को पवित्र पशु भी माना गया है। ठीक है, इसको गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, इसका मतलब न मारे जाने योग्य। वैदिक काल में जो धनी व्यक्ति होते थे ना, धनी व्यक्ति, उनको क्या कहा जाता था दोस्तों? गोमत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा जो होता था ना वैदिक काल में, राजा को कहा जाता था गोपति। क्या कहा जाता था? गोपति। और समय जो हम बोल रहे हैं ना, समय को वैदिक काल के अंदर गोधूली कहा जाता था। गोधूली। पुत्री जो थी ना, पुत्री को दोस्तों कहा जाता था दुहिता। ये नाम याद होने चाहिए भाई आपको, 4 के 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहते थे? गोमत। वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे? गोपति।
और वैदिक काल में समय को क्या कहते थे? गोधूली। वैदिक काल में पुत्री को क्या कहा जाता था? दुहिता। आपने भी देखा होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। ठीक है, 4 तो ये चीजें मैंने लिखवा दी हैं। 5वां, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, ये सही बात है। और ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, ये गलत क्यों है? तीसरा देखो, व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को नहीं कहा जाता था दोस्तों विष। विष तो वैदिक काल के अंदर जो कबीला हुआ करता था ना, कबीले के अर्थ के रूप में लिया जाता था विष तो, ना कि व्यापारी वर्ग को। और ऋग्वेद के अंदर विष का अर्थ, विष का जो नाम है ना, ये 107 बार लिया गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। चलो, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताइए, महावीर स्वामी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है आपसे। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन है भाई, पेपर इतना सॉलिड है कि आप पूछो मत। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आप सभी दोस्तों को करना है। तो देखो, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। कथन नंबर 2, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी माता का नाम महामाया था। वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या आंसर होगा? केवल 2, केवल 2, 3, 1, 2 या फिर 1, 4? बताइए। चलो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना था आपको यहाँ पे। देखो, सही करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नहीं दोस्तों, इनका जन्म है ना, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के अंदर वैशाली में। और ये वैशाली कहाँ है? कुंडग्राम, बिहार जिले के अंदर, बिहार राज्य के अंदर है। ये कुंडग्राम के निकट वैशाली बिहार के अंदर है। तो इनका जन्म, ये गलत बात हो गई एक तो। दूसरी बात, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या प्रथम थे क्या? नहीं दोस्तों, ये तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी तो जैन धर्म के। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। तो इनके बचपन का नाम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो सही है इसमें। वर्धमान महावीर इनके बचपन का नाम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकी माता का नाम महामाया नहीं था दोस्तों। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। और ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। ओके, इसमें तो दूसरा ऑप्शन सही है ओनली, केवल एक ही ऑप्शन सही आ रहा है इसमें। ठीक है, हाँ, इनके पिता का नाम भी अगर आपसे पूछ रहे ना, तो इनके पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा नाम था पत्नी का। इनका दामाद का नाम भी कई बार पूछ लेता है, दामाद का नाम था जामाली। ठीक है ना। चलो, तो याद रखिएगा, उनका जन्म तो हुआ था वैशाली के अंदर बिहार में कुंडग्राम के निकट 540 ईसा पूर्व में। माता का नाम त्रिशला था। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोदा था, माता का नाम दामाद का नाम जमाली था। ऑप्शन नंबर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव या प्रद्योत? बताइए। कई दोस्त गलत भी कर देंगे, ऊपर वाले को सही किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं है, गलत भी करोगे तो हम आपको बता रहे हैं सही। हम इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि आप सही करो आगे आने वाले टाइम में चीज़ों को। तो देखो, महाजनपद काल में अवंती में प्रद्योत राजवंश का शासन था। बुद्ध काल के अंदर चंड प्रद्योत यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। चंड प्रद्योत वही जो मगध में नरेश जो बिंबिसार था उसका समकालीन था। अवंती 2 भागों में डिवाइड हो रखा था, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। क्लियर है। इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताओ भाई, मौर्य, नंदवंश, गुप्त वंश या लिच्छवी राजवंश? पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? हाँ, ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें डी, राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का। तो इसमें जरा आप मुझे उत्तर बताइए। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो,
कथन क्या है? पहला कथन है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ठीक है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भाषा और लिपि अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा है ना, तो हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ऐसे ही पूछ रहा है भाई, भाषा तो उनकी प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी, तो या दोनों सही हैं या गलत हैं, आपको बताना है सही कौन कौन से हैं इसमें। तो बताइए। देखो दोस्तों, ये दोनों ही सही हैं। लिपि तो इनकी ब्राह्मी थी और भाषा इनकी प्राकृत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मौर्य शासक था और एक काफ़ी महान शासक हुआ था। राज्याभिषेक से पहले ये जो उज्जैन था ना, अवंती और तक्षशिला, वहाँ का प्रांतीय शासक था। अशोक जो था ना, अशोक, ये जो शासित देश थे उनमें जो शिला पत्थर थे बड़े बड़े, उनके ऊपर संदेश खुदवाने वाला प्रथम शासक था। तो ध्यान रखिएगा, अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। गुर्जरा, मास्की, नेटूर, ये काफ़ी अभिलेख इसके फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखे। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालोर, चूरू, सीकर और बीकानेर। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। हाँ तो भाई हमारा यहाँ पर आंसर होगा, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म जालोर जिले के अंदर हुआ था, भीनमाल जालोर में। कवि माघ की जन्म स्थली। ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत। ये सिद्धांत भी आप ध्यान में रख सकते हो इनका। ब्रह्मगुप्त ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था गणित के क्षेत्र में, रेखा गणित पर, चतुर्भुज वगैरह, ये इसी की देन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महेंद्रपाल? तो बताइए जल्दी से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी? धर्मपाल। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल का नाम भी भारत के महान शासकों में लिया जाता है। इसको महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, कई उपाधियां मिली हुई थी। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया गया था इसके द्वारा। स्वयं बौद्ध था और उसने विक्रमशिला है उसका प्रसिद्ध बौद्ध विहार बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए। वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? कंपुचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में या म्यांमार में? बढ़िया। तो इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं तो हम उनमें तुक्का लगा ही देते हैं। पहला ऑप्शन ही होगा, आप सही सोच रहे हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपुचिया ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया था। खम्मीर शासक था सूर्यवर्मन सेकंड। हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट हर्ष मौर्य फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम? क्या उत्तर होगा इसमें? हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा सम्राट हर्ष के टाइम पीरियड में आया था। ये बी ऑप्शन होगा। हेनसोंग, हर्ष के मतलब समझ रहे हो? हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्षवर्धन ही है ये हर्ष, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका टाइम पीरियड 606 से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक का रहा है। लगभग 636 में कन्नौज आया था ये, 637 में नालंदा गया था और 1.5 वर्ष तक रह करके वहाँ पे योग शास्त्र का अध्ययन किया था। हर्ष के द्वारा कन्नौज में आयोजित एक धर्म सभा थी, उसकी अध्यक्षता भी इसके द्वारा की गई थी। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, बाबा फरीद के, हजरत निजामुद्दीन औलिया के? दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन और काफ़ी फेमस इतिहासकार थे। खुसरो ने हिंदुस्तान के अंदर 9 सुल्तानों का शासन देखा है। इसके द्वारा खजाइन उल फतुह, मुरातुल कमान, देवल रानी, कई पुस्तकें लिखी गई थी। तोतिया ए हिंद की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दी थी।
इसने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। सितार वाद्य यंत्र याद रखना, का आविष्कार किसने किया था, पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलो। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इन्होंने दिल्ली को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ? जहांगीर, खुसरो, शाहजहां या औरंगजेब? क्या उत्तर होगा? बढ़िया। देखो, जहांगीर का हुआ, खुसरो का हुआ, शाहजहां का हुआ, बट औरंगजेब का नहीं हुआ। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 के अंदर। कहाँ हुआ था? दोहद के अंदर हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज महल की 6वीं संतान थी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मोहम्मद नजीर तथा अब्दुस्समद, सैयद अली तथा अब्दुस्समद, मोहम्मद नजीर तथा सैयद अली और मंसूर तथा सैयद अली। 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या उत्तर होगा? दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर होगा सैयद अली तथा अब्दुस्समद। बी ऑप्शन राइट आंसर। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाला एक प्रसिद्ध चित्रकार था मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल सिराजी। ये दोनों चित्रकार फारसी चित्रकला के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना थी ना, उसका नेतृत्व किया था? कर्नल कैलेंड ने, सर आयरनकूट, मेजर मुनरो या मेजर याक? बताओ। बढ़िया। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा मेजर मुनरो, तीसरा ऑप्शन। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था दोस्तों, 1764 में। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और सम्राट, मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसकी सम्मिलित सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो, इसकी सेना जीत हुई थी। इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 15 नंबर का प्रश्न देखें। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कुशासन का आरोप। ठीक है, कुशासन का आरोप। देखो, आपको बता दूं, जनरल जो गवर्नर जनरल था ना, लॉर्ड डलहौजी, इसने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। और वो 3 नीतियां कौन कौन सी थी भाई? एक नीति तो थी विजय के द्वारा, विजय पाने के द्वारा, मतलब विजय के द्वारा। एक थी विलय के द्वारा, विजय और विलय की व्यपगत नीति है ये तो, व्यपगत नीति, व्यपगत सिद्धांत। और एक कुशासन आरोप। कुशासन आरोप, कुशासन आरोप से मतलब समझ रहे हो आप? मतलब आप सही शासन नहीं चला रहे हो। जैसे महाभियोग लगाया जाता है ना राष्ट्रपति के ऊपर, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, वैसे जबरदस्ती थोप देना भाई। वहाँ पर तो खैर सब कुछ प्रूव करना पड़ता है, लेकिन उस टाइम में उनका चलता था तो वो कर देते थे। कुशासन के आरोप के ऊपर 1856 के अंदर अवध के नवाब थे वजीद अली शाह, उनका अधिग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। बताओ तो इसमें क्या उत्तर होगा? तो साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 मतलब 1946 में ही हुई थी ये तीनों। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और दूसरी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे ये। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है? बताइए।
हाँ, आर्टिकल 229, 32, 124 और 226 यही होगा इसमें डी ऑप्शन। देखो, उच्च न्यायालय भारतीय संविधान का जो भाग 6 है ना, उसके अंदर एक आर्टिकल है, सॉरी 214 से लेकर के 231 तक ये उल्लेखित है इसमें। एक हमारे संविधान का आर्टिकल है 114 नहीं, 214 नंबर का आर्टिकल है, ठीक है। 214 नंबर का जो आर्टिकल है ना, उसके अनुसार राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 231 इसमें क्या है, इसके तहत संसद विधि बना करके 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का गठन करेगी और उसकी आधिकारिता के अंदर वृद्धि और कमी भी कर सकती है। 226 नंबर का आर्टिकल उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के परिवर्तन का अधिकार देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है, बताइए कौन सी समिति की सिफारिश है वो? संथानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, शाह आयोग या स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर? मूल कर्तव्यों को साथियों डी ऑप्शन ही होगा इसमें राइट आंसर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया गया था 42 नंबर का संविधान संशोधन 1976 के अंदर। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर का प्रश्न देखिए। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग में पहचानिए। नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 41, कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 43। सुमिलित युग में पहचानना है दोस्तों आपको। चलो देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 42 में नहीं है, ये है आर्टिकल 39A के अंदर, ठीक है सर। यस, इसका मतलब ये आंसर नहीं है इसका। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये आर्टिकल नंबर 39 में ही है। ऑप्शन नंबर फिर हमारा यही सही हो जाएगा। तो फिर ग्राम पंचायतों का संगठन 41 में नहीं है, 40 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन 43 में नहीं है, 48 में है। सब कुछ क्लियर है आपका? चलो आगे देखते हैं। 19 हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद या प्रतिस्पर्धा? बढ़िया, परस्पर आदर नंबर 1 ऑप्शन सही उत्तर करेंगे। परस्पर समानता, सोशल इक्वलिटी, किसी समाज की वो अवस्था होती है दोस्तों जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी जो व्यक्ति हैं उनको सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। और सामाजिक समानता के लिए परस्पर आदर का मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? परस्पर आदर। क्लियर है? अगला चलते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, महान्यायवादी और लोकसभा अध्यक्ष? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें। बढ़िया, देखो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 103, 103 नंबर का आर्टिकल। इसके तहत क्या है ना, लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे बी ऑप्शन, निर्वाचन आयोग। सबका सही था। आगे चलते हैं। लाइक का बटन भी दबना चाहिए फिर तो। देखो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप चाहे मानो भले मत मानो, एक पेपर बनाने के अंदर पूरे 2 दिन का टाइम लगता है और वो भी रात दिन। ये मानो 24 घंटे में 4 से 4.5 5 घंटे ही सोना होता है, वो भी बहुत मुश्किल से मान के चलो। और रात दिन लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे देखना, तो दिमाग के ऊपर देखो कितना स्ट्रेस पड़ता है। तो प्रश्न बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो छापने को तो हम कुछ भी छाप सकते हैं, क्वेश्चन तो अथाह भंडार पड़ा है। आपको 50-50 हज़ार प्रश्नों की गाइडें मिल जाएंगी, है ना। बट उनसे मतलब क्या है, हमें तो वो चीज़ें पढ़नी है ना जो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो वो चीज़ें सेलेक्ट करने का
जो काम है हम आपके लिए बेहतर ढंग से कर रहे हैं, ये आप देख भी पा रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने ये सीरीज चला रखी है, तो आप लोग अच्छे से जज कर पा चुके होंगे इस टाइम तक तो कि यहाँ पे जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन पेपर को हल्के में मत लेना, बस इतना कह रहा हूँ मैं। याद होने चाहिए सभी प्रश्न। चलो देखो, इसमें आंसर होगा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, है ना भाई। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सदस्य है। अब देखो उसमें निर्वाचित सदस्य भी आते हैं, है ना, और मनोनीत भी आते हैं। दोनों तरह के आते हैं, मनोनीत भी आते हैं और निर्वाचित भी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य केवल, और यहाँ पर दोनों भाग लेंगे उपराष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 84, 85, 87, 88। बताइए। ये दोस्तों आंसर आएगा 88, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्रियों और महान्यायवादियों को संसद के किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। मत नहीं दे सकते आप इसके आधार पर। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? 91, 84, 44 या 42? बताओ कौन सा अमेंडमेंट था वो? दोस्तों वो था 91। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार से संबंधित कोई उपबंध नहीं था वैसे तो, लेकिन संविधान के अंदर 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से आर्टिकल 75 एक, इसके आगे भी क्या और लगा देना, इसमें ये अंतर स्थापित किया गया ये उपबंध, ठीक है, कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे 100 सदस्य हैं तो 100 में 15% से ज़्यादा, मतलब 15 से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। ठीक है, 500 हो गए। अब 500 मान लीजिए आप, तो 500 के अंदर 75 से ज़्यादा नहीं बना सकते आप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? बताओ। आर्टिकल 115, 116, 226 और 249। गाइस यहाँ पे हमारा आंसर होगा आर्टिकल 249। 249 नंबर के आर्टिकल के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 देखे, प्रदीप्ति व्रत क्या है? कौन सा व्रत भाई? प्रदीप्ति व्रत के बारे में बता दीजिए, क्या है प्रदीप्ति व्रत? वो व्रत जो ग्लोब के 2 भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है। विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। बताइए क्या आंसर होगा 26 नंबर के क्वेश्चन में? तो गाइस ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन, व्रत जो ग्लोब पर दिन और रात से विभाजित करता है। प्रदीप्ति व्रत एक रेखा ही होती है जो दिन और रात को विभाजित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखें, निम्न में से कौन सी देशांतरों की विशेषता नहीं है? देशांतरों की विशेषता कौन सी नहीं है? सभी देशांतर अर्धवर्गाकार होते हैं, सभी समान लंबाई वाले होते हैं, इनके बीच की दूरी सदैव एक जैसी रहती है, या इनकी कुल संख्या 360 है? तो दोस्तों यहाँ पे विशेषता नहीं है। देखो ये तो है, सभी देशांतर अर्धवर्गाकार होते हैं। ठीक है भाई, देशांतर ऐसे ही तो होते हैं ना, कोई भी देशांतर ऐसे नहीं है ना, सभी देशांतर ऐसे होते हैं अर्धवर्गाकार। सभी समान लंबाई वाले होते हैं, ये भी सही बात है, क्योंकि ये यहीं पे जाकर के मिलते हैं पूरे के पूरे ध्रुवों पे। ठीक है ना, यहाँ पे जाकर के 0 डिग्री पे मिलते हैं ऐसे। ये भी हो गया। इनके बीच की दूरी सदैव एक जैसी रहती है? नहीं दोस्तों, बीच की दूरी एक जैसी नहीं होगी। यहाँ पर दूरी कम होती है, बीच में दूरी ज़्यादा होती है इनके बीच में। ओके,
तो ध्यान रखिएगा इनकी कुल संख्या 360 है, ये भी सही है। देखो भूमध्य रेखा पर किन्हीं दो देशांतरों की दूरी अधिकतम होगी। भूमध्य रेखा पर बीचों बीच में जो भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर जो देशांतर होंगे ना उनके बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होगी बीचों बीच में। ये दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर 111.32 किलोमीटर की होती है दोस्तों, या फिर आप मील में कन्वर्ट करें 69.17 मील के बराबर होती है। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे ना, इधर ऊपर या फिर नीचे, तो ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है, जीरो बिल्कुल टच हो जाते हैं ये। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन दिशा के बारे में बताइए। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। बढ़िया, पृथ्वी की घूर्णन दिशा की बात कर रहा है तो पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का टाइम लेती है दोस्तों, ये टाइम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है अपना, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है, बताओ किधर से किधर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर से किधर होती है? उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, फैक्ट आपको मैं बताऊं इसका, तो देखो ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली जो पवनें होती है ना, उनको ध्रुवीय पवनें कहा जाता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं यूं, और इधर उत्तरी गोलार्ध में यूं चलती हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। 29 हो गया। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात क्या कहलाते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून और जेट स्ट्रीम। क्या उत्तर होगा इसमें? हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्या? टाइफून राइट आंसर। तीसरा हो जाएगा हरिकेन, भी बोल सकते हो आप इनको, हरिकेन को टाइफून ही बोला जाता है, एक ही नाम है। ये अलग अलग घिरी हुई समदाब जो रेखाएं होती हैं, तो समदाब रेखाओं वाले जो विस्तृत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, यूएसए और पश्चिमी द्वीप समूह है, तो यहाँ में हरिकेन और चीन सागर में टाइफून कहा जाता है इनको। तो हरिकेन कहाँ कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन कहते हैं इनको, और चीन सागर में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इनकी चलने की जो गति होती है ना, 120 किलोमीटर पर हार होती है। देखो कितनी तेज होती है। 31 देखिए, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है किसको? ये तो शायद आप सबने पढ़ा होगा। 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है दक्षिण अंडमान एवं उत्तरी अंडमान को, छोटा लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार एवं कामोटा द्वीप को, या ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा डी ऑप्शन, ग्रेट अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना, याद रखेगा। इस चैनल की जो चौड़ाई है ना, वो 150 किलोमीटर है, और ये उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री जो है ना उसके समानांतर है। 32 देखिए, प्रसिद्ध कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, चिनाब घाटी में, या जोजिला दर्रा और कारगिल दर्रे के बीच में। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको लोहा स्पीति घाटी के नाम से भी जाना जाता है, काठमांडू की घाटी भी कहा जाता है। लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। नंबर 1 ऑप्शन आपका हो जाएगा। पीर पंजाल लघु हिमालय की एक शाखा है दोस्तों, ठीक है। 33 देखिए, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? बताइए कौन से वन? मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? भारत में मैंग्रोव वन पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में भी पाए जाते हैं, और अंडमान और निकोबार वन जो वन में है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। द्वीप समूह के जो वन है ना अंडमान निकोबार के, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या करेंगे हम? तीसरा ऑप्शन। मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जो खारे पानी और जो आधे खारे पानी होते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे पनपते हैं ये। अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी की और खारे पानी का मिश्रण हो रहा होता है। सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है।
मैग्रोवन मोस्टली मैं आपको बता दूँ 25 डिग्री से लेकर के उत्तरी 25 डिग्री उत्तरी से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होते हैं इनके मध्य में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 34 गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताओ। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों गुजरात के अंदर। कहाँ पे है भाई? गुजरात के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर हम कर देंगे बी राइट आंसर इसमें। ठीक है, ये उद्यान जो है ना एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए। 35 देखिए, बहुउद्देश्य बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, नागार्जुन या कोयला बांध। कौन सा बांध है बहुउद्देश्य बांधों में, जहां से बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं निकलती हैं? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये बांध ओडिशा के अंदर है, ओडिशा राज्य में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महानदी के ऊपर बना हुआ है। महानदी पर बनाया गया है। इस बांध की अगर आपको लंबाई पूछ ले तो क्या ही बताओगे? 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस बांध का निर्माण बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राजस्थान में विंध्यन कगार जिससे निर्मित है वो बताइए। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और डोलोमाइट। क्या आंसर होगा? बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा बालू का पत्थर, नंबर 1 ऑप्शन। देखो विंध्य कगार, इसका जो विस्तार है ना करौली, धौलपुर, मतलब जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर है। डांग प्रदेश है ना, डांग प्रदेश में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर आता है। और हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो एक तो डांग प्रदेश हो गया और एक हो गया हाड़ौती। तो यहाँ पर इसका विस्तार है। यहाँ पे प्रमुख चट्टानें जैसे सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब जो बालू का पत्थर है ना उसी को सैंडस्टोन बोला जाता है, ये सर्वाधिक पाई जाती है। लाल पत्थर, कोटा स्टोन है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो लाइम स्टोन बोलते हैं ना, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर ही होता है। और हीरा, ये सब पाया जाते हैं यहाँ पे। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में, झुंझुनू, सीकर जिलों में या जालौर, सिरोही जिलों में। गग्गर का मैदान देखो सिंपल है, वैसे तो आप सभी सही आंसर कर रहे हैं इसका। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है ये गग्गर का मैदान। गग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। एकमात्र ऐसी अंत प्रवाह की नदी है जो राजस्थान के बाहर से आ रही है। और एकमात्र ऐसी नदी भी है ये जो हिमालय श्रेणी से आ रही है, शिवालिक पहाड़ियों से आती है ये हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी तहसील है, जहाँ पे एक गाँव है तलवाड़ा नाम से, तलवाड़ा झील भी है, वहीं पे आकर के एंट्री करती है ये हनुमानगढ़ में। बटनेर में बहते हुए आगे विलुप्त हो जाती है। फिर वर्षा ऋतु में गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के कुछ गांवों तक भी पानी पहुंचा देती है। वैदिक संस्कृति में इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है। 38 देखिए, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो बताओ क्या होगा? भोराट का पठार दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, भोराट का पठार उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ी है और राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़। इसके बीच का जो पठारी क्षेत्र है इन दोनों का, वही है ये राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट पहाड़ है, पठार है। दूसरे नंबर का ऊंचा पठार है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें उड़िया पठार की, उड़िया पठार ये सिरोही जिले के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर का। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाली विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र बताइए। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या हिंद महासागर। ठीक है, इसमें दोस्तों आंसर होगा भूमध्य सागर, तीसरा ऑप्शन। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों में उत्पत्ति भूमध्य सागरीय चक्रवात जो है उनसे होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावट के नाम से भी जाना जाता है। तो शीतकाल में होती है। रबी की फसल जो होती है ना उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, गेहूं के लिए लाभदायक होती है। सुनहरी बूंद भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिजराल हिल्स से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? राजस्थान में 3 तरह का अपवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक का मतलब बोले तो अंतर प्रवाह क्षेत्र है, एक बंगाल की खाड़ी वाला और एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र।
अरावली के इधर बहने वाली नदियां अरब सागरीय हैं, इधर बहने वाली पूर्व में बहने वाली बंगाल की खाड़ी वाला, और ये जो क्षेत्र है वो अंतर प्रवाह की नदियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्षेत्र में राजस्थान की कई बड़ी बड़ी नदियां आती हैं, जैसे चंबल नदी हो गई, बनास नदी होगी, बनास चंबल की सहायक नदी है। ओके, गंभीर, खारी, कोठाड़ी, बेड़च, मेनार, डाई, मानसी, मोरेल, बांडी, ये कई बनास की सहायक नदियां हैं। ये सभी बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र से संबंध रखती हैं। 41 देखे, जुती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनवाली और हड़प्पा। दोस्तों ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है, बताओ। गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कविचंद्र बरदाई और दशरथ शर्मा। देखो, कविचंद्र बरदाई हिंदी के काफी महान कवि माने जाते हैं। इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना करी थी। चंद्र बरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जातियों का उत्पन्न हुआ था, और वो थी एक तो चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये 4 में से पूछ सकता है कि कौन सी नहीं थी, तो वैसे यह 4 याद होनी चाहिए। 43 देखो, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, रिचर्ड और जॉर्ज लॉरेंस। देखो यहां पर हमारा आंसर होगा मेजर बर्टन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने जा रहा हूं। 1857 की क्रांति के समय अलग अलग रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, एक प्रश्न 100% आता है। एक तो आपको ये याद करना है जो प्रश्न में है, कोटा के मेजर बर्टन, इसके अलावा मेवाड़ के। अगर आपको मेवाड़ का पूछ लेना, क्या बताओगे मेवाड़ का, मेजर शावर्स। मेजर शावर्स था मेवाड़ का। ठीक है, जयपुर का अगर आपको पूछ ले, जयपुर के कौन थे, कर्नल ईडन। जेम्स टोड नहीं थे, कर्नल ईडन। मारवाड़ के अगर आपको पूछ ले, याद रखना मारवाड़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक मेसन। ठीक है, जयपुर का कर्नल ईडन, मेवाड़ का मेजर शावर्स और मारवाड़ का मॉक मेसन, ये याद रखना आप लोग। और कोटा का हो ही गया आपका मेजर बर्टन। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, बताइए। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर। तो साथियों यहाँ पे आंसर आएगा जैसलमेर। जैसलमेर जिले में जन्म हुआ था इनका। जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों से दूर रहे थे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश जो राजशाही शासन था उसका कड़ा विरोध किया था। जैसलमेर राज्य के अंदर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ में शिक्षा का भी प्रसार करने के अंदर काफ़ी विशेष योगदान दिया था इन्होंने। काफ़ी बहुत ही अच्छे इंसान थे गोपा जी ने। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज, कई पुस्तकें छपवाई थी और वितरित करी थी। और इनके अंदर ही जो जैसलमेर राजशाही था उसके काले कारनामों का इन्होंने कर दिया था खुलेआम बुक के अंदर। काफ़ी लंबी सूची और कटु आलोचना कर दी थी। इसी वजह से इनको राजद्रोह के आरोप में जेल में भेज दिया गया था 1941 को, 24 मई को जेल में डाल करके अमानवीय अत्याचार किए गए थे जेल में। फिर 1946 के अंदर इन्होंने इनके ऊपर तेल छिड़क करके जीवित इनको जिंदा जला दिया गया था। 45 देखिए, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले बताइए कौन कौन से थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ 7वां चरण का काम। राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर
नीमराना ठिकाना अलवर वाला इनका विलय किया गया था। ABCD के नाम से आप इनको याद कर सकते हो। मत्स्य संघ का नामकरण जो है वो KM मुंशी के कहने पर किया गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 46 में। बताओ, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल और गुप्त काल। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुप्त काल। ठीक है, 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने योद्धाओं को हरा करके बयाना पर अधिकार किया था। बयाना दुर्ग में स्थित जो भीमलाट है ना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ माना जाता है। भीमलाट का निर्माण समुद्रगुप्त के सामंत थे एक वारिक कुलीय छप्रद विष्णुवर्धन पुंडरीक, काफ़ी बड़ा नाम हो गया ना, इसने करवाया था। ये स्तंभ 26 फुट ऊंचा था, 26 फीट। अब इसकी ऊंचाई 22.5 22.5 फीट ही रह गई है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, ये तो चौथा है। अब इनमें से कोई नहीं, इनमें से पूछ रहा है। खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के महीने में, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण के महीने में, पुष्कर का मेला कार्तिक के महीने में। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण के महीने में। ये सही नहीं है इसमें। बाबा रामदेव जी का मेला रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में बढ़ता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर के भाद्रपद एकादशी तक। तो ये भाद्रपद के महीने में बढ़ता है, ना कि श्रावण के महीने में बढ़ता है। इसको मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। भाद्रपद द्वितीया को बाबरी बीज या फिर रामदेव जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, बता दो क्या उत्तर होगा। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। सातुड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कार्तिक कृष्ण तृतीया और कार्तिक शुक्ल पंचमी। आंसर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, बी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान में सातुड़ी तीज जो है ना, उसी को बड़ी तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कन्याएं जो होती हैं, सुहागिन जो महिलाएं होती हैं, वो व्रत रखती हैं और संध्या को नीमड़ी की पूजा भी करती हैं, फिर व्रत तोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि बताइए। मारवाड़, आम्बेर, शेखावाटी या मेवाड़? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि के बारे में बता दो। क्या उत्तर होगा दोस्तों? मेवाड़ उत्तर होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। मेवाड़ को आप मेदपाट के नाम से भी जान सकते हो। मेदपाट भी यहाँ पे मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे है ना अजंता चित्रण परंपरा से आगे बढ़ाया है इसको। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा किया गया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। राजपूत पेंटिंग्स नामक एक पुस्तक थी, 1916 में आई थी, उसके अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था। स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण मानी जाती है? अहिरवाटी, बागड़ी, रांगड़ी और मेवाती। बताइए क्या होगा इसमें। हाँ, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है ना दोस्तों, रांगड़ी बोली है, डी ऑप्शन होगा। ये मोस्टली राजपूतों में प्रचलित है, इसमें मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण पाया जाता है। बाकी अहिरवाटी जो बोली है ना, ये अलवर जिले की बहरोड तहसील है, मुंडावर, किशनगढ़ उनके आसपास, जयपुर के अंदर कोटपुतली तहसील है, वहाँ पे बोली जाती है ये। बागड़ी जो बोली है ना, ये राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले, वहाँ पर बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये जयपुर का कोटपुतली, अलवर का जो है ना क्षेत्र, अहिरवाट वाला क्षेत्र अलवर का, किशनगढ़, बहरोड मतलब अलवर का जो बहरोड क्षेत्र है, मुंडावर, इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बोली जाती है ये। चलो अगला देखते हैं 51 देखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बता दीजिए आप।
सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, सही बात है। अच्छे नागरिकों का विकास करना, इसमें तो हम डी ऑप्शन ही कर देंगे, राइट आंसर बिल्कुल सही है। एक अच्छे नागरिक का विकास करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर का, इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? बताओ, व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है? भाषण संबंधी योग्यता का विकास करना, अध्यापक के लिए सुविधाजनक श्रवण कौशल का विकास करना, या बाल केंद्रित विधि। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ये वाला नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। अगला चलते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वो भाषा का प्रयोग करता है, चिंतनशील है, हाथों का प्रयोग करता है और पैरों से चलता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि चिंतनशील है, ये काम तो पैरों पर तो पशु पक्षी ये भी चलते हैं, हाथों का प्रयोग करता है, ये भी कोई खास बात नहीं है। चिंतनशील, दिमाग है, चिंतनशील, चिंतन कर सकते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, सही गलत का फैसला ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। छात्र शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से बंधा पेपर क्लिप लगाया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? जांच संकल्प विधि, निर्देशित पूछताछ विधि, ओपन पूछताछ विधि, या जांच के लिए निमंत्रण विधि। क्या होगा इसमें? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, निर्देशित पूछताछ विधि जो है ना वही हो जाएगी, निर्देशित पूछताछ विधि, ठीक है। गाइडेड इंक्वायरी मेथड बोल सकते हो आप इसको। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ। ग्लोब, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं, या विश्व का राजनीतिक मानचित्र। बताइए क्या उत्तर होगा? बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का। प्रोजेक्ट वर्क महत्वपूर्ण होता है क्योंकि? प्रोजेक्ट वर्क क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये बच्चों को रचनात्मक बनाता है, बच्चे के लिए एक कार्यकलाप के रूप में होता है, करके सीखना सिखाने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन, ये शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्ष की जांच, शैक्षिक नियोजन, या सामाजिक विकास। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, सामाजिक विकास, ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए आप। बिना तैयारी के विद्यार्थी का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, या पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना हो जाएगा, उचित कारण। 59 देखिए। शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, या पाठ के अंत में आकलन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, बी ऑप्शन हो जाएगा। संकल्पनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन। एक परीक्षा की विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? बताइए। परीक्षा अंकों की परिशुद्धता, परीक्षा अंकों का विकास, परीक्षा अंकों की संगतता, या परीक्षा अंकों की रेटिंग। परीक्षा की विश्वसनीयता का मतलब होता है परीक्षा अंकों की संगतता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। निम्न में से आगे के प्रश्न देखिए, शुरू करते हैं हम। सभ्यता की समकालीन थी? क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, यूनानी, या रोमन? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता का नाम था मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र सभ्यता स्थल से हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं थी उनके अवशेष प्राप्त हुए थे जो समकालीन होने के साक्ष्य हमें बताते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा? मिस्र की सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 2। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? आरण्यक,
पुराण, उपनिषद और वेद। बताओ जी क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा बढ़िया, इसमें दोस्तों आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद के अंदर उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उपसर्ग भी तो होता है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है? समीप होता है। निषद, ये जो निषद शब्द आया है ना, इसका मतलब होता है बैठना, समीप बैठना। ठीक है, उप और निषद, इस प्रकार से उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? समीप बैठना। उपनिषदों की रचना वेदों के दार्शनिक व्याख्यान जो है उसके लिए की गई थी। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, 108। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बता दीजिए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। बताइए कहाँ पाया जाता है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त? दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना दोस्तों, उसके अंदर पाया जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 10वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल भी माना जाता है। अगर हम बात करते हैं मनुस्मृति की, तो दोस्तों मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मशास्त्र माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुस्मृति ब्रह्मा की वाणी है। ब्रह्मा की क्या है? वाणी। अथर्ववेद, अथर्ववेद को दोस्तों ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मवेद भी बोला जाता है अथर्ववेद को। इसके अंदर मोस्टली जो प्रतिपाद्य विषय हैं, तंत्र मंत्र, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो सामवेद गीत संगीत प्रधान वेद है। ये छोटा ज़रूर है लेकिन ये एक तरह से सभी वेदों का सार इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी वेदों के चुने हुए जो अंश है ना वो इसके अंदर शामिल है। 4 नंबर का प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है भाई, बताइए क्या उत्तर होगा। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मणिशुवृत्त? क्या नाम था उनका? जैन तीर्थंकरों में अंतिम पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमारा आंसर होगा महावीर। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पहला पूछे तो पहले थे ऋषभदेव, और अगर आपको पूछ ले पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर थे। इनके बाद में महावीर स्वामी 24वें, और मणिशुवृत्त जो है ना ये 20वें तीर्थंकर थे दोस्तों। अगर आप कहोगे कि सर दूसरे कौन थे, तो दूसरे नंबर पे जो थे ना उनका नाम था अजीतनाथ। क्या नाम था? अजीतनाथ। तीसरे नंबर पर जिनका नाम था वो थे संभवनाथ। संभवनाथ। चौथे नंबर पे थे अभिनंदन। मैं आपको पूरे गिना सकता हूँ यहाँ पे, 24 के 24। चौथे अभिनंदन, 5वें सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु 8वें, 9वें सुविधानाथ, 10वें शीतलनाथ थे, 11वें श्रेयांशनाथ थे, 12वें वासुपूज्य विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, है ना, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी 22वें थे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? अंग, अवंती, मत्स्य या वत्स? देखिए दोस्तों एग्जाम का टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इसलिए ताकि उन्हें कोई किक मिल जाए और वो जो करना चाहते हैं वो शुरू कर सके। लेकिन वो बार बार ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन जब बात शुरू करने की आएगी ना तब वो कहेंगे अभी सही समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे। समय दोस्तों कभी भी सही या ख़राब नहीं होता है, वो तो हमारी सोच ही वो ख़राब और सही बनाती है समय को। और जो लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं ना, ये कह कर के कहते हैं कि सीधा सीधा, वो क्या है, बहाना बना रहे हैं। या तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता है, या तो वो जो करना चाहते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देख लीजिए आप किस तरह के क्या हैं। खैर जो भी हो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे ना उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, उतनी ही जल्दी आप सफलता की जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ते जाएंगे। तो भाइयों कहने का मतलब सिंपल है,
अभी आपने अभी तक शुरू नहीं किया है ना, तो जो बचा हुआ थोड़ा सा टाइम है शुरू कर लीजिए। और अगर आप मन लगा के शुरू करेंगे ना, तो इस टाइम में भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ये गारंटी है। बट काम मन से होना चाहिए, लगन से होना चाहिए, मेहनत से होना चाहिए। चलो देखो, 5वें नंबर के प्रश्न में आंसर आएगा वत्स। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वत्स नामक एक प्राचीन महाजनपद था, यमुना नदी के तट पर स्थित था। इसका विस्तार इलाहाबाद और जो बांदा जिला है ना उसके आसपास के क्षेत्रों में था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के नदी में यहाँ जाने के पश्चात वहाँ के एक राजा थे निचक्षु नाम से। उन्होंने इस प्रदेश की राजधानी कौशाम्बी को बनाया था, और वो एक नई राजधानी कौशाम्बी कह सकते हो, वो घोषित करी थी उन्होंने। खैर आगे चलिए, 6ठे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने, जरा उत्तर बताने की कृपा करें सभी दोस्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में करना है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करना है। तो करिए, देखें क्या आंसर होगा इसमें। राइट, पहला है यहाँ पे पहला फैक्ट, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ में विवाह किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इन कथनों में से सही कौन से हैं? तो साथियों यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। इसका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व के अंदर पाटलिपुत्र बिहार के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु थे इनके विष्णुगुप्त, बोले तो चाणक्य ही थे इनके गुरु, पता होगा आपको। ये तो कौटिल्य जिनको बोलते हैं, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, उनकी सहायता से मगध का जो साम्राज्य था उसके अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और यहाँ पे राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था इसने। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। उसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था और दहेज में हेरात, कंधार, मकरान, काबुल ये प्रांत प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार जो था ना, वो सम्राट बना था, ना कि अशोक। यहाँ पे केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, तो हम राइट आंसर करेंगे इसमें फर्स्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखे, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल या तो फिर गुप्त काल? बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें। क्या बात है, बढ़िया। इसमें दोस्तों डी ऑप्शन होगा, गुप्त काल। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने जो योद्धे थे ना, उनको हरा करके बयाना के ऊपर अधिकार किया था। और बयाना दुर्ग स्थित एक भीमलाट राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी माना जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, भीमलाट का निर्माण समुद्रगुप्त के एक सामंत थे वारिक कुलीय क्षत्रप विष्णुवर्धन पुंडरीक, उसने करवाया था। 26 फीट की ऊंची 26 फुट ऊंचा है, अब इसकी 22.5 फीट रह गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, जरा उत्तर बताइए इसको प्यार से। चाहमानों ने दिल्ली का यानी कि दिल्ली किससे छीनी थी? गढ़वालों से, गुर्जर प्रतिहारों से, तोमर लोगों से या चंदेल लोगों से? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। देखो दोस्तों, जो चौहान वंशी राजा थे उनमें विग्रहराज चतुर्थ सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। उसने तोमर राजाओं को हरा करके दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। इसमें राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बिजोलिया जो शिलालेख है ना, बिजोलिया लेख से इस विजय की सूचना मिलती है। दिल्ली के जो तोमर शासक हैं उनके विरुद्ध चौहान शासकों का संघर्ष बहुत पहले से ही हो रहा था, किंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तोमर वंश की स्वाधीनता समाप्त करके अपना जो उसने सामंत बना लिया था विग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता ये थी। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि पराजित तोमर राजा तंवर था। विग्रहराज को अपने समकालीन चालुक्य और परमार राजाओं के विरुद्ध भी सफलता मिली थी, ये ऐसे मानता है। उसके पिता अर्णोराज को चालुक्य शासक कुमार पाल के हाथों से पराजित होना पड़ा था। एक कलंक लगा हुआ था, तो इस कलंक को धोने के लिए उद्देश्य से विग्रहराज ने चालुक्य के विरुद्ध संघर्ष को छेड़ दिया था और कुमार पाल को पराजित करके मेवाड़ और मारवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठतम संबंध था? दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया या तो फिर ईरान? दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, नंबर 1 ऑप्शन। पूर्वी भाग में भारत ने चीन, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ में व्यापारिक संबंधों का विस्तार किया ही था। 10 नंबर का प्रश्न है, कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार को सुशोभित करता था उसका नाम बताइए।
क्या नाम था उसका? बढ़िया। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा महेंद्रपाल प्रथम, नंबर 1 ऑप्शन। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में निवास करते थे, जो उसके गुरु भी थे। इन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी थी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। माधवाचार्य, शंकराचार्य, लकुलिश या ईशान। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है। लकुलिश हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय, शैव जो लोग हैं ना, उनका सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान शिव के 18वें अवतार लकुलिश को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जेम्स प्रथम के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था? जेम्स प्रथम के रूप में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या तो फिर 3 वर्ष के लिए। क्या होगा इसमें सही उत्तर? सर थॉमस रो की बात करी जा रही है यहाँ पे, सर थॉमस रो। क्या उत्तर होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। मुगल दरबार में ये 1616 के अंदर आए थे, 1616 में। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे कई स्थान थे ना, उनके ऊपर जाने का अवसर भी मिला था। फिर 1619 में वो बादशाह का इस आयस का फरमान लेकर के इंग्लैंड लौट गया था कि मुगल दरबार में अंग्रेज़ों का इसी तरह स्वागत किया जाता रहेगा हमेशा ही, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। अकबर का प्रशासक कौन था? बताइए। हुमायूं, बाबर, बैरम खान और सलीम। क्या नाम है अकबर का प्रशासक? दोस्तों अकबर के प्रशासक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है बैरम खान। क्या आता है दोस्तों? बैरम खान यहाँ पे राइट आंसर आएगा आपका। बैरम खान अकबर का प्रशासक था। बैरम खान अकबर का वकील भी था और अकबर का संरक्षक भी था। बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने 1556 से 60 तक शासन किया था और अकबर ने बैरम खान को खान खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था। किस उपाधि से? खान ए खाना। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। बताइए क्या उत्तर होगा। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण बता दीजिए। सशस्त्र सेनाओं की संख्या के विषय में उनका विवाद, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में विषय में उनका विवाद, राजस्व की वसूली के विषय में उनका विवाद या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के गुटिया आंतरिक झगड़ों के विषय में उनका विवाद। देखो यहाँ पे सिंपल सा हम आंसर करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा, राजस्व की वसूली के विषय में उनका विवाद। 1717 की बात है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर खान थे, उनके द्वारा कंपनी को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था। उसके द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर एक खिन्न बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। उन्होंने 1762 के अंदर 1762 में समूचे बंगाल के अंदर सभी जो थे, मतलब जो भी व्यापारी, उनकी चुंगी को समाप्त कर दिया था और परिणाम स्वरूप बंगाल जो कंपनी था, कंपनी को राजस्व का नुकसान होने लगा था इसी कारण से, जिससे मीर कासिम और कंपनी जो थी उनके बीच में राजस्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। 15 नंबर का प्रश्न देखिए। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने या लॉर्ड हार्डिंग ने? दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर मैसूर और कुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 16 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? बताइए किसका स्टेटमेंट था? दोस्तों ये स्टेटमेंट था, ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, इतना भी याद कर लोगे ना तो ये स्टेटमेंट याद रहेगा आपको। 17 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों अगर आपको हमारे ये पेपर, ये हमारी क्लासेज, ये हमारे पढ़ाने का तरीका, ये सब कुछ अगर आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक का बटन दबा के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें और अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अगला पेपर और बेहतर हम ला पाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बना पाते हैं, आपके लिए और मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इतना सा काम कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट में जो भी दोस्त हैं उनको भी आप बता सकते हैं। आप जहाँ पे लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, आपके जो भी कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो उनको बता सकते हैं इस क्लास को लेने के लिए। ये हमें खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा 17 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान का हमारे आर्टिकल 21 है ना, 21 क्या, इसके अंतर्गत 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार जो है ना 86 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? 10, 12, 15 और 11। तो बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें राइट आंसर? बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 11। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 जो है अनुच्छेद ए, इसके अंदर कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 42 नंबर का 1976 में हुआ था, इसके तहत जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, है ना। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो ऐसे करके याद रखेगा, टोटल 11 हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन है 44वां है, याद करने में दिक्कत आती है तो इनको याद कर सकते हो। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। ये तो हुआ था 1976 में, ये हुआ था 1978 में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? बताओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो क्या ही उत्तर हो जाएगा हमारा? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें केवल निर्वाचन आयोग का गठन है। संविधान के आर्टिकल 324 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, इसके तहत क्या है, जिसमें निर्वाचनों का निरीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ये सब चीजें याद रखेगा, आर्टिकल 324 के तहत है ये सब कुछ। 20 नंबर का प्रश्न देखिए, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और परंपरागत न्याय। क्या आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं? कौन करने वाला है इस प्रश्न को सही? देखते हैं किस किस का सही होता है। तो भैया यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, पता लग गया, सोशल जस्टिस। ऑप्शन नंबर सामाजिक न्याय होगा। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क घोषित करना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। 21 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। देखो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक तो होते हैं राष्ट्रपति और एक होते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है ना, इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभाओं के। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की केवल, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्य विधानमंडलों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसमें लंबी लाइन आप कर सकते हो। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना दोस्तों, निर्वाचित सदस्य मतलब जो चुने हुए सदस्य होते हैं, वो ही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किस किस के? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है,
इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल चुने हुए सदस्य, ध्यान रखिएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वो स्वयं प्रत्याशी होता, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कामचलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। तो इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर होगा वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। हमारे संविधान के एक अंदर आर्टिकल है 54 नंबर का है ना, इसमें यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचन मंडल में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 देखिए, निम्न में से राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। बताइए, मतलब उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन है, वो राष्ट्रपति से क्वेश्चन था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन। क्या आंसर होगा इसमें दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। इनके अलावा अन्य सभी जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। राधाकृष्णन जो थे ये 1952 से 62 तक रहे थे। जाकिर हुसैन 62 से लेकर के 67 तक रहे थे। और आर वेंकटरमन ये 1982 से लेकर के 1987 तक रहे थे ये इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें? हाँ, मोरारजी देसाई। बता तो रहे हो तुम, बी ऑप्शन होगा। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 2 उप प्रधानमंत्री, समझ रहे हो ना, डिप्टी प्रधानमंत्री मतलब उप प्रधानमंत्री होता है। कौन कौन रहे थे नाम बता दूं अगर आप कहो तो? ठीक है, आप ना भी कहो तो बता दूंगा क्योंकि जरूरी है चीजें बताना साथ साथ में। चरण सिंह और जगजीवन राम थे वो, ये 2 थे उप प्रधानमंत्री इनके टाइम पीरियड में। ठीक है, अब तक 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछे ना तो सरदार पटेल थे प्रथम उप प्रधानमंत्री, 1947 से 1950 तक रहे थे। 7वें उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, 2002 से 2004 तक रहे थे। 25 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? बता दीजिए भाई, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के उपाध्यक्ष को? टू होम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन। तो लोकसभा भारतीय संसद का एक निम्न सदन होता है, लोअर हाउस, जो कि अस्थायी विघटित हो सकती है। अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। अधिकतम में बता दीजिएगा। वर्तमान में 545 है इनके सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों को में से ही किसी एक वरिष्ठतम जो सदस्य होता है ना, उसको लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। तो लोकसभा में बहुमत द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है और वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं ना, उनको सौंपते हैं, उपाध्यक्ष को। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो अब तक भारतीय जो संसदीय इतिहास है ना, उसमें 3 बार ऐसा हो चुका है। 3 स्पीकर हैं ऐसे, 3 स्पीकर ऐसे हैं जिनके विरुद्ध पद पर रहते ही प्रस्ताव लाया गया था हटाने का, जो पास नहीं हो सके थे। बट अब वो 3 कौन कौन से थे? एक तो थे जीवी मावलंकर, है ना, एक का नाम था हुकुम सिंह, और दोस्तों एक थे बलराम जाखड़। ठीक है ना, ये 3 याद रखेगा। 3 लोकसभा जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन पास नहीं हुआ किसी के भी विरुद्ध। जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। बताइए क्या आंसर होगा इसमें? दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा नंबर 1 ऑप्शन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांशों पर दोपहर को सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा अवश्य चमकता है, याद रखिएगा।
कर्क रेखा पर 21 जून इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। सबसे बड़ा दिन होता है, 13 घंटे 27 मिनट का। राजस्थान में आप हैं, बांसवाड़ा के अंदर अगर आप होंगे तो आपके सर के ऊपर जस्ट चमकेगा और आपकी परछाई भी आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक 12 बजे अगर आप होंगे तो। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विषुव का क्या मतलब होता है। विषुव वृत्त जो होते हैं ना, तो वहीं पे बात है विषुव का क्या मतलब होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन। विषुव का तात्पर्य होता है संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात। विषुव उस स्थिति को कहेंगे जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। ये स्थिति प्रतिवर्ष 21 मार्च है ना और 23 सितंबर को बनती है। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चक्कर लगाती है। इस प्रकार वर्ष में एक बार पृथ्वी पर ऐसी स्थिति होती है जब वो सूर्य की ओर झुकी रहती है, तो वो एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकी भी रहती है। तो इस प्रकार वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर होता है और न ही सूर्य के दूसरी ओर, बल्कि बीच में रहता है। तो इस स्थिति को विषुव यानी कि इक्विनोक्स कहा जाता है। इन दोनों तिथियों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है दोस्तों। 27 हो गया। 28 देखिए अब आप, पवनों के विक्षेपण पर कोरियोलिस प्रभाव सर्वाधिक कहाँ रहता है। ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर, या 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा ध्रुवों पर, नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना। नंबर 1 हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती होती तो पवने है ना, पवने दाब प्रवणता की दिशा में बहती। तो पृथ्वी की अक्षीय जो गति होती है एक बल उत्पन्न करती है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। ये बल पवनों को दाब प्रवणता की दिशा में विचलित कर देता है। पृथ्वी की जो अक्षीय गति होती है उससे उत्पन्न कोरियोलिस बल का विषुवत रेखीय क्षेत्र है ना, उनमें पवनों की दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जो उच्च अक्षांश है उनकी ओर चलती है ना ये, तब पृथ्वी की जो अक्षीय गति है उनके ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है। तो ध्रुवों पर यह प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, दैनिक ज्वार या मिश्रित ज्वार। कैसा ज्वार होगा साथियों? वो ज्वार कहलाएगा दीर्घ ज्वार। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। दीर्घ ज्वार किसे कहते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सरल रेखा में एक रूप में होते हैं ना, तो उस समय सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से सामान्य ज्वार से अधिक ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसी को दीर्घ ज्वार कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ ज्वार के समय ज्वार की जो ऊंचाई है ना, सामान्यतः ज्वार से 20% अधिक होती है। जो सामान्य ज्वार होता है उससे 20 टाइम ज़्यादा होती है। तो इस समय आने वाला भाटा जो होता है उसकी गहराई सामान्य भाटे से भी ज़्यादा होती है, ज्वार और भाटा। ओके। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बताओ। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे याद आ गई, थोड़ी सी ज़रूरी है थोड़ा सा याद करना इसको भी। देखो, एक माह में है ना 2 बार दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। 2 बार दीर्घ ज्वार 2 बार आता है। एक बार पूर्णिमा को आता है, पूर्णिमा के समय वियुति स्थिति बोला जाता है, और एक बार अमावस्या को। तो अगर आपसे पूछ ले ज्वार 2 बार महीने में कब आता है, एक तो पूर्णिमा को और एक बार अमावस्या को। पूर्णिमा वाला जो ज्वार होता है ना, इसको वियुति के नाम से भी जाना जाता है और अमावस्या वाला युति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। युति मतलब सन मून अर्थ, सन मून और अर्थ, इसका मतलब अमावस्या। अमावस्या को सन मून और अर्थ है ना, तीनों एक दिशा में होते हैं सरल रेखा में। और वियुति का मतलब क्या होता है दोस्तों? वियुति का मतलब हो गया सन, अर्थ एंड मून, ये कंडीशन होती है वियुति। तो इस कंडीशन में पूर्णिमा होती है, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब दीर्घ ज्वार की स्थिति कैसे बनेगी? सीजी की प्लस सीजी यूटी प्लस वियुति बराबर दीर्घ ज्वार हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बताओ। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी नहीं है? बेंगुला, पेरू, कनारी और अगुलहास। देखो, ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है, ये भी ठंडी है, बट ये ठंडी नहीं है। इसमें डी ऑप्शन हम राइट आंसर करेंगे। अगुलहास धारा है ना, हिंद महासागर में प्रवाहित होती है और एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है।
जो दक्षिणी विषुवतरीय हिंद महासागरीय धारा है उसकी एक शाखा है मोजाम्बिक चैनल, वहाँ से होते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये मोजाम्बिक एक गर्म जल धारा है तो उसी के सहारे सहारे चलती है। 31 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप? दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहा है दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 45 मिनट ये वाले लोकेशन है उत्तरी अक्षांश। 32 देखिए, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? बबुल, पीपल, धोकड़ा या पलास? बता दो। चारकोल लकड़ी, हड्डी, ये जो सब है ना, लकड़ी, हड्डी, इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके उसमें से जल और जो बाकी वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं उनसे निकाल करके बनाया जाता है। यानी कि चारकोल ऊष्मा विघटित क्रिया होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसमें धोकड़ा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 33 देखिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड? बताइए। शांत घाटी, बढ़िया है, शांत घाटी केरल में है। बी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घाटी जैव विविधता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जैव विविधता की दृष्टि से। 34 देखिए अब आप, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचम बांध परियोजना या मयूराक्षी परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना? बता दो दोस्तों क्या उत्तर होगा इसमें। ठीक है गाइस, इसमें आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नंबर 1 ऑप्शन। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनकी परियोजना है। इसके अंतर्गत है ना, इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या शुष्क मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? बताइए। स्वयं जुताई, इसीलिए उसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो उस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। इसमें क्या है ना, जो नमी होती है ना, वो नमी अगर सूख जाती है ना, बहुत टाइम तक इसमें पानी नहीं दिया जाए या बारिश ना हो तो उसमें दरारें आ जाती हैं और दरारें काफ़ी चौड़ी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि इसकी जुताई हो चुकी है खुद से ही, है ना। इसमें कपास वगैरह की खेती की जाती है। बेसाल्टिक चट्टान जो पाई जाती है ना, बेसाल्टिक चट्टानें, वहाँ पर ये मिट्टी आपको पाई जाएगी। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा इसके अंदर अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है बाकी मिट्टियों के। इसका रंग काला पड़ता है। काला किस लिए होता है? एल्यूमिनियम की यौगिक पाए जाते हैं, टिटेनिफरस और मैग्नेटाइट, उनकी वजह से इसका रंग काला होता है। वर्षा के समय में काली मिट्टी जो है ना, ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, मतलब चिकनाहट होती है, क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 36 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश? देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, देखो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% क्षेत्रफल पाया जाता है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है ना, 6.89% पाया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर 9% क्षेत्रफल पाया जाता है। तो ऐसे करके 100% क्षेत्रफल हो गया। 61.11 के ऊपर 40% जनसंख्या निवास करती है। 23 के ऊपर 39% जनसंख्या निवास करती है। 6.9% के ऊपर 11% जनसंख्या निवास करती है और 9% के ऊपर 10% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, याद रखिएगा। चलते हैं आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार का नाम बताइए ज़रा आप, क्या है? कुंभल और गोगुंदा वाला जो पठार है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार है। तो यहाँ पे उत्तर क्या कर देंगे? भोराट का पठार, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर कर देंगे हम इसमें। कुंभलगढ़ राज्य संबंध में है और गोगुंदा उदयपुर में है। पठारी बाग है, भोराट का पठार कहलाता है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया था। उड़िया पठार है ना, ये सिरोही जिले में है। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का 1360 मीटर। मीसा का पठार जो है ना, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है।
याद रखिएगा। आबू का पठार जो है ना ये सिरोही जिले के अंदर है, 1200 मीटर ऊंचा है, सिरोही में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 38। कौन सा कोड पश्चिमी बीकानेर की जलवायु के लिए काम में लिया जाता है? बताओ जी कौन सा कोड है? CAW, BWH, BSH या AW? महान भारतीय मरुस्थल मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है। BWH होगा इसमें राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। BOW कैपिटल ये स्मॉल में आएगा यहाँ पे। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश बोला जाता है इसको। इस प्रदेश में राजस्थान का जो पश्चिमी जिला जैसलमेर है, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर है, बीकानेर का पश्चिमी भाग है यानी कि पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ महान भारतीय मरुस्थल वो आता है इसमें। 39 देखिए, बिहड़ इस्लाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? चंबल, घग्गर, माही या लूनी? बेहड़ इस्लाकृति दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा चंबल, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसमें, ठीक है। बेहड़ इस्लाकृति चंबल नदी वाले क्षेत्र से संबंधित है। इससे नदी बेसिन का लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बेहड़ से प्रभावित है। बेहड़ क्षेत्र राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है और धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र ज़्यादा कटाफटा क्षेत्र है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चंबल बेहड़ पट्टी ही है जो लगभग 480 किलोमीटर लंबाई के अंदर कोटा और बारां जिले के अंदर विस्तृत है। आगे चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नक्की झील सिरोही में, गढ़सीसर तालाब या झील जैसलमेर में, उम्मेद सागर जोधपुर में, तलवाड़ा गंगानगर में? तलवाड़ा कर लीजिए इसको आप, ठीक है। तलवाड़ा झील, इसको जोड़ा भी कहा जाता है, जोड़ा। हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों, ना कि गंगानगर में, ठीक है। जहां से घग्गर नदी के राजस्थान में प्रवेश करती है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर जिले से है ना, तो वहां पे लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं। बाकी तो नक्की सिरोही, मुम्बई, सागर, जोधपुर में, गढ़सीसर, जैसलमेर में, बाकी सब सही है। 41 देखो अब आप, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राकूपर हप्पा युगीन संस्कृति मतलब प्राकु हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, या प्राक ही कर लीजिए आप इसको ना, प्राक हड़प्पा, ये हलंत लगा दो इसको, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति और नव पाषाण युगीन संस्कृति। बताओ जी क्या उत्तर होगा इसमें? 42 नंबर का प्रश्न है भाई आपके सामने, उत्तर बताइए क्या होगा 41 नंबर का? इसमें आंसर होगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, नंबर 1 ऑप्शन। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, जिससे यहाँ के प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 के अंदर अमला आनंद घोष के द्वारा करी गई थी। उसके बाद में 64-63 के आसपास में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, राजा मान सिंह हाड़ा वंश से, जसवंत सिंह राठौड़ वंश से और महाराणा हमीर गुहिल वंश से। राणा प्रताप सागर समझ लिया हमने, देखा नहीं आगे, चलो खैर कोई नहीं। बताइए, वंश पूछ रहा है कौन से जो सम्राट थे ये किस वंश से संबंधित थे? सही नहीं है पूछ रहा है, इसमें गलत जोड़ा बता दो। 3 तो सही है। राणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजा मानसिंह हाड़ा वंश से नहीं थे दोस्तों। राजा मानसिंह जो है ना ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के। इन्होंने 1804 से 1843 तक शासन किया था। राजा मानसिंह नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। जोधपुर के अंदर मानसिंह पुस्तकालय की स्थापना भी करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले का नाम बताइए। लाला जयदयाल और मेहराब खान, पंडित नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल और महावत खान, खुशहाल सिंह और राम सिंह। बताओ जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा लाला जयदयाल और मेहराब खान, पहला ऑप्शन। इनके नेतृत्व में है ना 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बुझा दिया गया था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन और उनके 2 पुत्र थे, डॉक्टर शैंडलर और काटम। उनकी हत्या कर दी गई थी। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया था और इसको सारे शहर के अंदर खुला प्रदर्शन किया था।
44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, बता दो। 1919, 1924, 1905 या फिर नन ऑफ दिस। व्हेन वाज राजपूताना मध्य भारत सभा एस्टेब्लिश्ड? आंसर आएगा 1919, पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो 1918 में है ना, दिल्ली के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया गया था। राजस्थान के कई व्यक्तियों ने इसमें भाग भी लिया था। ये जो अधिवेशन था ना, इस अधिवेशन के बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज जो गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, चांदकरण शारदा, कीर्तनलाल शर्मा, कई लोग थे। उन्होंने प्रयास किए थे, राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना करी थी दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर पुस्तकालय में। इस सभा का उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी सरकार की स्थापना और रियासतों के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। 25 देखें, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताओ जी। पंडित सत्यनारायण राव, के.एम. मुंशी, एन.बी. गौडगिल और वल्लभ भाई पटेल। साथियों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, के.एम. मुंशी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण के.एम. मुंशी के कहने पर धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, निमराना ठिकाना मिलाया गया था। शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बने थे। 46 देखे, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़? देखो 6 किलों को शामिल किया था दोस्तों, और वो 6 किले थे। यहाँ पर नहीं है, उसका नाम है तारागढ़ का किला। तारागढ़ बूंदी में भी है, अजमेर में भी है, किसी को नहीं किया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ ये तीनों हैं। इनके अलावा एक आमेर का किला है, इसको भी इसमें शामिल किया गया था। एक गागरोन है और एक है जैसलमेर। ये ऐसे करके 6 किले हैं जिनको शामिल किया गया था। इसकी एक ट्रिक है, जे के आम चिरगा। जे के आम चिरगा, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जैसलमेर, के से क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, आम से क्या हो जाएगा? आमेर, ची से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, रे से क्या हो जाएगा? रणथंभौर, और गा से क्या हो जाएगा? गागरोन। इस ट्रिक से भी आप इन 6 को याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में बार बार। क्वेश्चन नंबर 47, गजनेर पैलेस कहाँ स्थित है, बता दीजिए। सवाई माधोपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। गजनेर पैलेस कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गजनेर पैलेस स्थित है बीकानेर के अंदर। गजनेर पैलेस गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना हुआ है। ये महल मुगल शैली के अंदर बना हुआ है और ये बीकानेर के महाराजा गज सिंह के समय से आबाद भी हुआ था। 48 नंबर का प्रश्न देखो भैया, आंसर बताइए। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को या पर्वतसर के मेले को? क्या होगा इसमें? हाड़ौती का सुरभागा मेला, चंद्रभागा मेला। ये दोस्तों हाड़ौती का सुरभागा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। झालरा पाटन जो है ना, झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है, सिंपल से याद कर सकते हो। कार्तिक शुक्ल की 11 से लेकर के माघ से कृष्णा पंचमी तक नवंबर के महीने में ये चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा नदी के तट के ऊपर पशु मेला है, इसका आयोजन होता है। मालवी नस्ल के जो पशु है ना, उनका क्रय विक्रय वाला मेला है ये। 49 देखिए, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। वैशाख शुक्लाष्टमी को, श्रावण कृष्णाष्टमी को, चैत्र शुक्लाष्टमी को या चैत्र कृष्णाष्टमी को? बता दीजिए। अशोकाष्टमी। दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की पूजा, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित सभी शैलियों ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय बूंदी शैली, आमेर, जयपुर या उनियारा? क्या उत्तर होगा इसमें? ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत 3 आती हैं, एक नहीं आती है, उसका नाम है बूंदी शैली। नंबर 1 ऑप्शन।
बाकी ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत जयपुर शैली आती है, आमेर शैली आती है, उनियारा आती है। इसके अलावा अलवर शैली भी ढूंढाड़ के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। हाड़ौती चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली ये हाड़ौती के अंतर्गत आती है। 51 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, जरा प्यार से उत्तर बताना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? कथन 1 है, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। बी सही है, दोनों सही हैं, दोनों कोई सही नहीं है, या तो फिर ओनली बी सही है, केवल बी सही है। यहाँ पर भी केवल बी हो गया, यहाँ पर भी केवल बी हो गया, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे आप केवल ए कर लीजिए, केवल ए सही है, इसमें ऐसे कर लीजिए। दोस्तों देखो, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, सामाजिक विज्ञान में जानकारी का स्मरण करने मात्र से अवधारणात्मक विकास नहीं हो सकता है, बल्कि बच्चों का सामाजिक विकास के अलग अलग विषयों को अंतर संबंधित करके देखने या अपने आसपास में होने वाली जो विभिन्न घटनाएं हैं उनको विस्तार से समझने से अवधारणात्मक विकास होता है। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो तथ्य का स्तर सदैव निश्चित नहीं होता है, बल्कि निरंतर अनुसंधान और बदलते वातावरण और आवश्यकताएं जो है ना, उनके अनुसार तथ्यों में परिवर्तन भी होता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कोई सही नहीं है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब हम, और ये हमसे पूछ रहा है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। बताइए। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, या फिर इनमें से सभी विकल्प क्या हो सकते हैं? चयन करना है आपको सही विकल्प का। ए सही है, 2 सही है, 3 सही है, या फिर 1 और 3 सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इन तीनों स्टेटमेंट के साथ में। लाइक का बटन अगर आप चाहते हैं तो दबा सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, गृह विधि या प्रायोजना विधि? बताइए क्या होगा इसमें? सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख विधि नहीं है, गृह विधि नहीं है, बाकी व्याख्यान है, प्रयोगशाला है और प्रायोजना विधि भी है। 54 में देखो बाप, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वाले को कहा जाता है? समायोजित, असमायोजित, प्रतिभाशाली या बुद्धिमान? बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर होगा असमायोजित, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समालोचन चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारण नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर आएगा दंड देना, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 56 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा प्रतिमान का परिवर्तन किसने किया था? आर्मस्ट्रॉन्ग, रिचर्ड सकमैन, जॉन डीवी या किलपैट्रिक? परीक्षा प्रतिमान का परिवर्तन किया था दोस्तों रिचर्ड सकमैन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा इसको। 57 नंबर का प्रश्न देखिए, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, रूढ़ चिन्हों द्वारा, थीमेटिक मानचित्रों द्वारा और रेखा चित्रों के द्वारा। गाइज हमारा यहाँ पे आंसर होगा रूढ़ चिन्हों के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। 58 नंबर का प्रश्न देखिए आप, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? बताओ क्या होगा 58 में राइट आंसर? देखो, शैक्षिक आवश्यकताओं की मांग के लिए बिल्कुल सही है, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु ये भी सही है, विद्यार्थियों को प्रेरणा देने हेतु ये भी सही है, और उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी करेक्ट आंसर। 59 देखिए, फादर ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड किसने बनाया था, या इसके जनक किसको माना जाता है? फादर प्रोजेक्ट मेथड के पिता किसे कहा जाता है? W.H. किलपैट्रिक को, मैकाले को, अरस्तु को या प्लेटो को? W.H. किलपैट्रिक को कहा जाता है, इसमें पहला ऑप्शन होगा राइट आंसर। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए। देखिए एक बार आप इनको ढंग से, जो ऑप्शन है आपके सामने 4, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल रहे हो, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता की जांच, अधिगमकर्ताओं को के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की जो क्षमता है
उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। चलो तो ये हो गए हैं अपने सारे क्वेश्चन। गुड नाइट आप सभी दोस्तों को। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आप याद करिएगा। कल आपको टाइम मिले तो इनको एक बार रिपीट और कर लीजिएगा। क्वेश्चन सही हुए आपके। सर बताओ ना प्लीज़, ये क्वेश्चन जो डेली करते हैं सफिशिएंट है ना? हाँ अभी तो आप इनके ऊपर ही विश्वास करो, क्योंकि और तो ऑप्शन भी नहीं बचे हैं ना, टाइम भी कम है। तो एक बार एक काम कर लेना, जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज तो करते रहो आप लोग, है ना? ठीक है, चलो भाई लोगों, सब बढ़िया है ना? गुड नाइट, टेक केयर। अपना ध्यान रखना। मौसम मौसम ख़राब हो रहा है इस टाइम में, बदल रहा है, तो तुम अपना थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है तबीयत का ख्याल रखना। तबीयत ख़राब होगी ना तो पेपर ख़राब होगा, 100% गारंटी है मेरी। तो तबीयत को ख़राब मत होने देना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात? और अगर आपके सर्दी पड़ने लग गई है तो कूलर वूलर बंद कर दो, फ़ैन वैन चलाना, क्योंकि सुबह के टाइम में ये फ़ैन चल रहा है और आप बिना चद्दर ओढ़े सो रहे हो तो पक्की बात है आपको बुखार आने वाला है। हम बढ़िया हैं। लंबी खिंच रही है अब क्लास, हम नहीं चाहते हैं लंबी खींचे। कल करते हैं फिर बात। ठीक है भाई लोगों, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। जा रहे हैं हम, आप भी जाओ, पढ़ाई करो अच्छे से।